स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर मंजू सिंह आपके सामने अपना एक और वीडियो लेकर, जो है मोंटेसरी मेथड पर। मोंटेसरी पद्धति या मोंटेसरी मेथड जो है वो भाषा शिक्षण में नवीन शिक्षण पद्धतियों में से एक है। आज का युग विज्ञान एवं मनोविज्ञान का युग है। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन किया है, जिससे शिक्षा की प्राचीन और रूढ़िवादी जो मनोवृत्तियां हैं वह टूट रही है, और इन सब का जो श्रेय है वह नवीन शिक्षण पद्धतियों को जाता है। आधुनिक नवीन पद्धतियाँ अधिकांशतः पाश्चात्य देशों की ही देन है। महात्मा गांधी जी ने भारत में बुनियादी शिक्षा पद्धति के रूप एवं नवीन शिक्षण प्रणाली को जन्म दिया था। प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में अनेक कमियां थी। बालकों के व्यक्तित्व की सर्वथा अवहेलना की जाती थी। बालकों में सृजनशीलता, क्रियाशीलता, प्रेम, सहयोग, सामाजिकता की भावना, नेतृत्व क्षमता आदि क्षमताओं का विकास नहीं किया जाता था। शिक्षण में अध्यापक की ही प्रधानता रहती थी। बालक को दमन के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। प्रेम, सहानुभूति के बदले डंडे का प्रयोग किया जाता था। आधुनिक शिक्षण पद्धतियों ने उपरोक्त कमियों को दूर करके शिक्षा के एक नवीन स्वरूप को प्रस्तुत किया। आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें शिक्षक अधिनायक के रूप में नहीं बल्कि मित्र एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। जिन शिक्षण पद्धतियों द्वारा भाषा शिक्षण प्रभावित हुआ है वे शिक्षण पद्धतियाँ कई सारी हैं। उनमें से एक है मोंटेसरी पद्धति। चलिए आगे हम देखते हैं मोंटेसरी मेथड या मोंटेसरी पद्धति है क्या। The goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी के जो शब्द हैं उनमें ये कहती हैं कि ये जो बच्चा है उसकी जो एजुकेशन है या जो उसकी शिक्षा है उसको देने का काम यह होना चाहिए कि उससे बच्चे में एक डिज़ायर उत्पन्न हो, सीखने की एक ललक उत्पन्न हो प्राकृतिक तौर पर। ऐसा मारिया मोंटेसरी मानती थी। मारिया मोंटेसरी का जीवन परिचय हम इस स्लाइड में देखेंगे। मारिया मोंटेसरी का जन्म सन 1870 में इटली में हुआ था और उनकी मृत्यु 1952 में हुई थी। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री दोनों ही थी। रोम विश्वविद्यालय से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पूरी करके डॉक्टर की उपाधि पाने वाली यह रोम की पहली महिला थी। यानी ये पहली महिला थी जिसने चिकित्सा शास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और जिसने एक डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। रोम विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य करते हुए इनका ध्यान उक्त बालकों की शिक्षा की ओर गया। उन्होंने मोंटेसरी पद्धति का विकास किया, जो बाद में सामान्य बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए भी उपयोग में लाई गई। मारिया मोंटेसरी है, उन्होंने डॉक्टरी की जो उपाधि ली थी उसके बाद उन्हें मंदबुद्धि बालकों के लिए काम करने का एक उनको अवसर मिला था। मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा का कार्य करते हुए उनका ध्यान उन बालकों की शिक्षा की ओर गया और उन्होंने मोंटेसरी पद्धति का विकास किया। मोंटेसरी पद्धति बाद में सामान्य बालकों के लिए भी काम में ली जाने लगी। उन्होंने 1913 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मोंटेसरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका, भारत तथा कई यूरोपीय देश लोग उसमें सम्मिलित हुए। डॉक्टर मोंटेसरी स्वयं अपने दत्तक पुत्र मारियो मोंटेसरी के साथ जीवन भर इसके प्रसार में लगी रही। ये मोंटेसरी पद्धति मारिया मोंटेसरी के नाम पर ही डली हुई है, इसीलिए इसे मोंटेसरी पद्धति भी कहते हैं। मारिया मोंटेसरी ने अपने जीवन काल में पूरे जीते जी इसी पद्धति को एक तरह से इसको प्रचारित करने के लिए अपना समय व्यतीत किया और वो बच्चों के लिए काम करती रही। डॉक्टर मारिया ने बच्चों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा देने के लिए विशेष प्रणाली का निर्माण किया और ये विशेष प्रणाली ही मोंटेसरी पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। बाल शिक्षा के लिए पद्धति सर्वश्रेष्ठ उस समय मानी गई। डॉक्टर मोंटेसरी का कार्य अद्वितीय, अनोखा और गौरवपूर्ण था। उनके पास शिक्षा प्रणाली का कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो कम से कम अपने क्रमबद्ध पूर्णता और अपने व्यवहारिक प्रयोग में मौलिक हो और जिसका निर्माण उद्घाटन एक स्त्री के लिए मस्तिष्क और हाथ से किया गया हो। मारिया मोंटेसरी ने
भारत भी वो आई थी 1939 में। 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर मारिया मोंटेसरी भारत आईं और मोंटेसरी विधि के संदर्भ में अनेक व्याख्यान उन्होंने दिए। 10 वर्ष तक वो यहीं रहकर मोंटेसरी पद्धति का प्रचार प्रसार करती रही। उन्होंने अपने अनुभवों से ये निष्कर्ष निकाला कि मंद बुद्धि वाला बालक भी बुद्धिमान बन सकता है यदि उसकी शिक्षा पद्धति पूर्ण मनोवैज्ञानिक पद्धति से हो। यानी इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि उनके अनुभव से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं वो अगर उनको ठीक ढंग से पढ़ाया जाए, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाए तो वो बुद्धिमान बन सकते हैं और एक बुद्धिमान बालक के समान वो भी अपना काम कर सकते हैं यदि उनकी शिक्षा पद्धति पूर्ण मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई हो। इसीलिए उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा सामाजिक मानव शास्त्र का गहन अध्ययन करके बालकों के लिए एक नवीन शिक्षा पद्धति को जन्म दिया और वही शिक्षा पद्धति मोंटेसरी पद्धति के रूप में विश्व भर में विख्यात हुई। मारिया की जो प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति मनोरोग पर केंद्रित थी। उन्होंने शिक्षा में भी रुचि उनकी थी और इसीलिए उन्होंने इस तरह के शैक्षिक सिद्धांत को अपनाने के लिए खुद को उसमें डुबो दिया। उन्होंने बहुत इसके लिए प्रयास किए और वो अपने पूरे जीवन में वो इसी के लिए काम करती रही। वैसे उनका पूरा जो नाम था वो था मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। वो एक इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद दोनों थी। पूरा नाम क्या था एक बार फिर से आप सुन लेंगे, मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी, और वो एक इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद दोनों ही थी। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एक व्यक्ति में शिक्षक के गुण भी विद्यमान थे और एक डॉक्टर के भी विद्यमान थे। चलिए आगे देखते हैं कि ये पद्धति असल में है क्या। मोंटेसरी पद्धति के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोंटेसरी पद्धति का एक तरह से विकास हुआ है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है वह है विकास हेतु शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी ने शिक्षा को आंतरिक विकास की प्रक्रिया माना। उनका मत है कि शिशु एक अविकसित बीज के समान है। कैसा है शिशु? एक अविकसित बीज, जिससे उनके भावी विकास की समस्त शक्तियां निहित होती है। सारी शक्तियां उसके विकास में ही निहित होती है। और बालक जो है एक मोंटेसरी पद्धति के सिद्धांत के अनुसार ऐसा शरीर है जो बढ़ता है तथा आत्मा है जो विकास प्राप्त करती है। विकास के इन रूपों को हमें न तो कुरूप बनाना चाहिए और न ही दबाना चाहिए। विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत बल्कि उस काल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार प्रादुर्भाव हो। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षण की किसी प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो बालक के संपूर्ण विकास के लिए प्रभावशाली वो पद्धति होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट आता है, सिद्धांत आता है, अगला जो वह आता है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ है बालक की मूल तथा सामान्य प्रवृत्तियों को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। इस सिद्धांत पर बालक को अपनी रुचि के अनुसार खेलने, कूदने, पढ़ने, खाने और पाठ्य विषयों को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। मोंटेसरी का कथन है कि स्वतंत्रता का अर्थ है आयनित, न इसमें निहित नहीं है कि बालकों से साधारण सेवाएं कराने के लिए व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत दूसरे द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करवाया जाए, वरना उसे व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत के योग्य बनाना कि वह स्वयं अपने आदेशों का पालन करे और आत्मनिर्भर होकर ही स्वतंत्र रहे। मोंटेसरी के अनुसार बालकों को इस प्रकार का वातावरण दिया जाना चाहिए कि वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सके। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बालकों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। शिक्षा में स्वतंत्रता का अर्थ है कि बालक की जो मूल और सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनको शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। इस सिद्धांत में बालक को अपनी रुचि के अनुसार ही खेलने, कूदने, पढ़ने और पाठ्य विषय चुनने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता का अर्थ बालक की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वह स्वयं अपना रास्ता चुने, स्वयं अपने पाठ्य विषय चुने, स्वयं अपना तरीका चुने कि किस हिसाब से उसको पढ़ना है। तो ये था पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत पर चलते हैं और अगला सिद्धांत है आत्म शिक्षण का सिद्धांत।
प्रत्येक बालक में अपने आप कार्य करने की कुछ क्षमता होती है। किलपैट्रिक के अनुसार बालक जितना अधिक अपने अनुभव से बिना किसी शिक्षक की सहायता से सीखता है, उतना ही अधिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है। इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर मोंटेसरी ने भी अपनी शिक्षा पद्धति में बालकों को स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संबंध में प्रोफेसर भाटिया ने भी लिखा है कि स्व शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है, क्योंकि यहाँ बच्चे को किसी बड़े के हस्तक्षेप से दुखी नहीं किया जाता, वरन वह स्वतः ही शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और स्वतः ही शिक्षा प्राप्त करके सीखता रहता है। मोंटेसरी ने कुछ शिक्षा उपकरणों का निर्माण भी किया, जिनकी सहायता से बालक आत्म शिक्षण कर सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी बल दिया कि बालक अपनी गलती समझकर स्वयं उसे सुधारे और इससे बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, धैर्य आदि गुणों का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार मोंटेसरी पद्धति में शिक्षक का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। शिक्षक का कार्य केवल बालक का निरीक्षण करना ही होता है। तो आत्म शिक्षण के सिद्धांत में बालक क्या करता है? स्वयं करके सीखता है। बालक स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है और इसी तरह का प्रोत्साहन उसे दिया जाता है। अगला जो सिद्धांत आता है वह है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों को द्वार अर्थात ज्ञान का द्वार कहा, क्योंकि विश्व का अधिकांश ज्ञान मनुष्य को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अतः बालक की ज्ञानेंद्रियां जितनी अधिक प्रशिक्षित होंगी, उतनी ही सरलता से वह ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि। यानी ये सारे जब काम मिले के बालक शिक्षा प्राप्त करता है, तो उससे जो वो शिक्षा प्राप्त करेगा वह उसकी एक तो सरलता से प्राप्त कर लेगा और वह ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान होगा। यदि ज्ञानेंद्रियां निर्बल रहती है तो उसका ज्ञान अस्पष्ट और अपूर्ण रहता है। इसीलिए मोंटेसरी ने विभिन्न शैक्षिक उपकरण बनाए, जिनके प्रयोग से बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा मोंटेसरी पद्धति के ये सिद्धांत इस स्लाइड में कि विकास हेतु शिक्षा का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, आत्म शिक्षण का सिद्धांत और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत। आगे चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं। अगला आता है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है। सभी बच्चों को खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में खेल के द्वारा शिक्षा के सिद्धांत को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस पद्धति में विभिन्न उपकरणों की सहायता से खेलते खेलते ही बालक को वर्णमाला, भाषा तथा गणित का ज्ञान कराया जाता है। खेलों में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता रहती है और उसके माध्यम से वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से खेल खेल में ही बच्चे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। खेलों में बालकों को स्वतंत्रता भी रहती है। किलपैट्रिक ने लिखा है कि उसके खेल खेल न होकर नाम मात्र के खेल हैं, जिनसे शिशु खेल तथा ज्ञानार्जन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है। जैसा किलपैट्रिक ने कहा है, हम एक बार और सुनेंगे कि खेल खेल न होकर नाम मात्र के खेल हैं, जिनसे शिशु खेल तथा ज्ञानार्जन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर लेते हैं। यानी यहाँ पर खेल के द्वारा जब सीखने की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, तो बालक खेल भी लेता है, उसका मनोरंजन भी हो जाता है और उसके मनोरंजन के साथ साथ वो ज्ञानार्जन भी कर लेता है। तो इस तरह से खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत है। अगले सिद्धांत पर चलते हैं और वह है विवेकपूर्ण अनुशासन का सिद्धांत। मोंटेसरी का विचार था कि जब बालक के सम्मुख शिक्षा संबंधी वातावरण उपस्थित किया जाएगा, तब उसमें स्वतः ही उत्तरदायित्व की भावना जाग उठेगी और उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर एक प्रकार के अनुशासन की भावना उत्पन्न होगी। मोंटेसरी का विचार क्या था? मोंटेसरी का विचार था कि बालक के सम्मुख जब शिक्षा संबंधी वातावरण उपस्थित होगा तो उसमें कौन सी भावना जागृत हो जाएगी? उत्तरदायित्व की भावना।
और उत्तरदायित्व की भावना के परिणाम स्वरूप उसके अंदर अनुशासन की जो भावना है वो स्वतः ही उत्पन्न होने लगेगी। इस तरह से वो विवेकपूर्ण तरीके से अनुशासन का पालन करते हुए अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेगा। और उसका जो अनुशासन होगा वह थोपा हुआ अनुशासन नहीं होगा। उसका अनुशासन कैसा होगा? उसका अनुशासन स्व अनुशासन होगा। तो इस तरह से हमने देखा विवेकपूर्ण अनुशासन का सिद्धांत। अगले सिद्धांत पर चलते हैं और अगला सिद्धांत है मांसपेशियों की शिक्षा का सिद्धांत। कौन सा? मांसपेशियों की शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी का विचार था कि जब बालक की मांसपेशियों को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक उसे काम करने में कठिनाई होगी। यानी जब तक बालक की मांसपेशियां एक तरह से सुदृढ़ नहीं होगी तब तक वो काम करने में कठिनाई महसूस करता रहेगा और वह अपने अंगों का समुचित प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। अतः बालक की प्रारंभिक शिक्षा में ही मांसपेशियों को मजबूत करने की, उनको साधने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि बालक भली भांति चलना, फिरना, दौड़ना आदि सीख जाए। इससे बालक में आत्मनिर्भरता के गुण का भी विकास होता है। मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने से मांसपेशियां जो हैं वो सुदृढ़ हो जाती हैं, सबल हो जाती हैं और क्रियाशील हो जाती हैं। इसीलिए बचपन में ही बालकों को, जो मोंटेसरी ने कहा कि मांसपेशियों के प्रशिक्षण का की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत था मांसपेशियों की शिक्षा का सिद्धांत। अगले सिद्धांत पर चलते हैं और वह कहलाता है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति में इस बात पर विशेष बल दिया कि बालक किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने काम स्वयं करे। मोंटेसरी स्वयं करके सीखने में विश्वास करती थी, इसीलिए उन्होंने स्व शिक्षा पर जोर दिया। स्व शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। बालक अपने प्रयास एवं गति के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है तो वह शिक्षा स्थायी होती है। तो मोंटेसरी ने यहाँ पर किस बात पर जोर दिया? इस शिक्षा पद्धति में इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि बालक किसी दूसरे पर निर्भर न रहे और अपना काम वह स्वयं करे। तो इस तरह से हमने देखा आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगले सिद्धांत और क्या है। अगला आता है व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति में व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। मोंटेसरी विद्यालयों में बालकों को ऐसा ज्ञान दिया जाता है जिसका जीवन में उपयोग होता है। बालक भोजन करना, बातचीत करना, सोना, हंसना, उठना बैठना, भोजन परोसना, सफाई आदि करना, सभी बातें मनोवैज्ञानिक ढंग से सीख जाते हैं। सामाजिक शिक्षा के द्वारा बालक में प्रेम, सहयोग, सामंजस्य, उत्तरदायित्व, कर्तव्यपरायणता आदि भावनाओं का विकास भी हो जाता है। शिक्षा देते समय बालक की अवस्था का भी ध्यान रखा जाता है और जो बालक जिस योग्य होता है उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से बालक को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है ताकि बालक आगे जाकर के अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर किसी कठिनाई कोई आए तो उसका सामना कर सके और समाज में अच्छी तरह से सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने जीवन को जी सके। तो ये था व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत। आगे आता है अगला सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। मोंटेसरी की शिक्षा पद्धति व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत पर आधारित है। उनका मानना था कि बालक को उसकी अभिरुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। मोंटेसरी का विचार था कि प्रत्येक बालक की अपनी व्यक्तिगत विशेषता होती है, क्योंकि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रत्येक बालक अपनी व्यक्तिगत योग्यता और रुचि के अनुसार विकास करता है। अतः शिक्षक को प्रत्येक बालक का ध्यान रखना चाहिए और उसकी आवश्यकता पूर्ति में उसे सहायता देनी चाहिए। यानी बालक को पूर्ण तरह से उसकी खुद की रुचि, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। और इसी सिद्धांत पर यहाँ पर बहुत जोर दिया जाता है मोंटेसरी पद्धति में कि सभी बालक जो हैं अलग अलग गुण रखते हैं। सभी बालकों में कोई न कोई अलग अलग गुण विद्यमान है, तो हर बालक को उसके गुणों को विकसित करने की कोशिश की जानी चाहिए और शिक्षक ये प्रयास करे कि सभी बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ये था व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके सिद्धांत देख रहे हैं मोंटेसरी पद्धति के। और मोंटेसरी पद्धति के सिद्धांत देखने के बाद इस स्लाइड पर हम देखने जा रहे हैं मोंटेसरी पद्धति के गुण।
यानी मोंटेसरी पद्धति के सिद्धांत जो हैं उनको अपनाते हैं, तो ऐसे कौन से गुण हैं कि ये पद्धति जो है इतनी प्रचलित मानी जाती है। तो मोंटेसरी पद्धति के गुणों में पहला आता है शिशु शिक्षा के लिए उपयुक्त, यानी शिशु यानी छोटे बच्चे। इसमें जो उम्र निर्धारित की गई है उसके अनुसार शिशुओं के लिए शिक्षा बहुत उपयुक्त है। मोंटेसरी पद्धति का पहला और प्रमुख गुण है कि यह पद्धति अल्पायु के शिशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। शिशुओं को छोटे छोटे विभिन्न शिक्षा उपकरणों के साथ खेलने में बहुत आनंद मिलता है और वस्तुओं के प्रयोग से मोंटेसरी के गुण यह हैं कि वस्तुओं के प्रयोग से उन्हें खेल खिलाए जाते हैं और उन्हें शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी पद्धति का गुण उनकी ज्ञानेंद्रियां भी उनसे एक तरह से प्रशिक्षित हो जाती है, वे इनसे थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं होना चाहते। इस आयु के बालकों को क्रिया एवं खेल के द्वारा ज्ञान देना बहुत ही उपयुक्त भी माना जाता है। तो शिशु शिक्षा के लिए ये पद्धति बहुत उपयोगी है। अगला आता है दूसरा कि स्व शिक्षा का महत्व। इस पद्धति में स्वयं शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसमें बालक अपना सब काम स्वयं करते हैं और काम करने में रुचि भी लेते हैं। बालक वातावरण का उचित लाभ उठाकर अपने स्वयं के अनुभवों एवं निरीक्षणों के द्वारा सीखते हैं। इस प्रकार स्व शिक्षा आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास के स्वाभाविक विकास में सहायक होती है। तो स्व शिक्षा का मतलब स्वयं ही अपनी शिक्षा का प्रबंध करें और स्वयं ही शिक्षा को प्राप्त करें, स्वयं ही अपनी शिक्षा पद्धति जो अपनाई गई है इसमें स्वयं अपना करके सीखें। अगला आता है वैज्ञानिक पद्धति। यह शिक्षण पद्धति वैज्ञानिक है क्योंकि बालक की व्यक्तित्वता को यह अनुभव और परीक्षण पर बल देती है। इसमें बालक पूर्ण रूप से जो है महत्व इसका इसलिए भी है क्योंकि इसमें बालक क्रियाशील रहता है। अपने अनुभवों के आधार पर वो प्रयत्न और अन्य विभिन्नता के महत्व का भी यहाँ पर इस सिद्धांत में जोर दिया गया है और ये कहा गया है कि बालक स्वयं जो है अपनी गति से सीखे। बालक की जो सीखने की गति है, बालक उस गति के अनुसार चले और इस पद्धति के द्वारा आगे सीखता जाए। तो क्या हुआ, ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर आधारित। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, बालक की योग्यता, अनुभव, शक्ति आदि के आधार पर व्यवहारिक ढंग से शिक्षा दी जाती है। यह पद्धति मनोवैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि इसमें बालक की अनुभव, योग्यता, शक्ति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। इसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के स्वरूपों, निष्कर्षों और सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की तरह इसमें भी बालकों को विभिन्न यंत्र और उपकरण प्रदान किए गए हैं। इसमें उपकरणों से खेलते हुए बालक अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों कि जब बालक यंत्रों और उपकरणों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है तो वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। और इसमें इस शिक्षा पद्धति में इस तरह के उपकरणों से खेलते हुए बालक अपनी शिक्षा प्राप्त करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसीलिए ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर आधारित माना जाता है। अगला आता है जो इसमें गुण है मोंटेसरी पद्धति में, और वह है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। यानी मोंटेसरी ने बालकों की शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देकर शिक्षा जगत में एक नई चेतना जागृत की। इससे पूर्व की शिक्षा प्रणालियां जितनी भी थी, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का पूर्णतया उनमें अभाव था। इस कमी को पूरा करने का श्रेय मारिया मोंटेसरी को है। मोंटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा मंद तथा हीन बुद्धि बालकों को भी साधारण स्तर पर ला दिया था। लगभग सभी शिक्षा शास्त्री ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा से सहमत हैं। उनका कहना है कि जब तक ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा उचित रूप से न होगी, बालक ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ रहेगा। तो इस तरह से इस पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है व्यवहारिकता तथा सामाजिकता के गुणों का विकास। मोंटेसरी पद्धति में प्रायोगिक कार्यों का सामाजिक महत्व है। व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा बालकों में व्यवहारिकता तथा सामाजिकता के गुणों का विकास किया जाता है। इस पद्धति वाले विद्यालयों में बालकों को सामाजिक जीवन व्यतीत करने के अवसर मिलते हैं और उनसे सामूहिक कार्य करवाए जाते हैं। इसीलिए इनमें बालक को ऐसा वातावरण मिलता है कि उसके अंदर सामाजिकता और व्यवहारिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है।
अगला जो पॉइंट है वह है भाषा शिक्षण की उत्तम विधि। यानी मोंटेसरी पद्धति में भाषा शिक्षण की बड़ी उत्तम पद्धति को अपनाया गया है। इसमें लिखना, पढ़ना, अंक गणित और बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से इसमें ये सब सिखाए जाते हैं। लिखने व पढ़ने के लिए जो अभ्यास मोंटेसरी पद्धति में बताए गए हैं वे क्रमानुसार एवं एक दूसरे से संबंधित है। इस पद्धति में लेखन क्रिया के द्वारा बालक की मांसपेशियों पर उचित ध्यान दिया जाता है। लिखने और पढ़ने का अभ्यास साथ साथ किया जाता है, इसीलिए बालक बिना सिखाए भी पढ़ना सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये भाषा शिक्षण के लिए एक उत्तम विधि है। अगला पॉइंट आता है कि बालक व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्व। मोंटेसरी पद्धति में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं व स्वभाव का सदैव ध्यान रखा जाता है। इसमें बालक के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास होता है। बालक विभिन्न शिक्षा उपकरणों से काम करते हुए अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करते हैं और अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास भी कर लेते हैं। मोंटेसरी पद्धति के इस गुण की प्रशंसा करते हुए रस्क महोदय ने लिखा है कि इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निर्देशन में व्यक्तिगता का स्थान है। दोबारा सुनेंगे। जो रस्क महोदय हैं उन्होंने लिखा है कि इस पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निर्देशन में व्यक्तिगता का स्थान है, कि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को निर्देशित किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। अगला जो पॉइंट आता है और वह है शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक। यहाँ पर जो है शिक्षक का स्थान जो है इस पद्धति में वह कहलाता है पथ प्रदर्शक का। प्रदर्शक व मित्र के रूप में इस पद्धति में शिक्षक बालक का सच्चा निर्देशक, मित्र, निरीक्षक, सहायक और पथ प्रदर्शक होता है, न कि वह आदेशक या अधिकारी होता है। यह बालकों को कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है तथा कठिनाई आने पर उनकी सहायता भी करता है। मोंटेसरी शिक्षा बाल मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा मानवीय गुणों से युक्त है। अगला पॉइंट आता है इसमें अनुशासन की समस्या का निराकरण। यानी मोंटेसरी में बाह्य अनुशासन का विरोध किया गया है और वास्तविक आंतरिक अनुशासन स्थापित करने के नियमों को बताया गया है। इस पद्धति में कार्य में व्यस्त रहने के कारण बालक को अनुशासन भंग करने का अवसर ही नहीं मिलता है, जिसके फलस्वरूप उसे आत्म अनुशासन की प्रेरणा मिलती है और स्वयं ही वह अनुशासन का पालन करते हुए अपनी शिक्षा प्राप्त करता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे मोंटेसरी पद्धति के गुण, और अब हम देखने जा रहे हैं मोंटेसरी पद्धति के दोष। यानी जिस भी पद्धति को हम अपनाते हैं तो उसमें गुण और दोष दोनों होना स्वाभाविक है। उसमें गुण है तो उसमें कुछ कमियां भी मानी जाती है। कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण नहीं मानी जाती है। मोंटेसरी पद्धति के जो दोष हैं उनमें पहला जो दोष आता है वह कहलाता है अमनोवैज्ञानिक। किलपैट्रिक तथा स्टर्न ने मोंटेसरी पद्धति को अमनोवैज्ञानिक बताया है। किसने? किलपैट्रिक तथा स्टर्न ने मोंटेसरी पद्धति को अमनोवैज्ञानिक बताया है, क्योंकि इसमें बालकों से कुछ ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो उनके स्तर से थोड़े ऊंचे होते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि 4 वर्षीय बालक को अधिक लिखना पढ़ना सिखाना लाभदायक नहीं रहता, इसलिए ये पद्धति अमनोवैज्ञानिक है। दूसरा जो इसका दोष आता है और वह है शक्ति मनोविज्ञान का अनुचित आधार। मोंटेसरी पद्धति में एक समय में केवल एक ही ज्ञानेंद्रिय को शिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। यह सिद्धांत शक्ति मनोविज्ञान पर आधारित है और वर्तमान युग में शक्ति मनोविज्ञान को कोई मान्यता नहीं दी जाती है। वास्तव में सभी ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती है, इसीलिए इनकी शिक्षा भी एक साथ ही होनी चाहिए। तो इस तरह से शक्ति मनोविज्ञान का इसमें अनुचित आधार के रूप में इसको काम में लिया गया है। अगला आता है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा अपर्याप्त। मोंटेसरी की यह व्याख्या सही नहीं है कि 7 वर्ष के बालकों में उच्च कोटि की मानसिक क्रियाओं, स्मृति, विचार, कल्पना, तर्क का अभाव रहता है, जो उसे केवल इंद्रिय अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण से ये सिद्ध हो चुका है कि 3 वर्ष के बालक में भी मानसिक क्रियाएं होती है, उससे उसमें रुचि, कल्पना, जिज्ञासा आदि होती है। वह प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है और साथ ही साथ अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग भी वह करता है। इसीलिए ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए इसे अपर्याप्त माना जाता है। और अगला आता है कि गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध, यानी भाषा की शिक्षा के संबंध में आधुनिक विचारधारा यह है कि बालकों को पहले वाक्य, फिर शब्द और बाद में अक्षर ज्ञान कराना चाहिए। लेकिन मोंटेसरी ने इसके विपरीत विचारधारा का प्रयोग किया। उनका कहना था कि बालकों को पहले अक्षर और तत्पश्चात वाक्य का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसीलिए यह पद्धति जो है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध मानी जाती है। हम दोबारा इसको समझेंगे कि बालकों को पहले वाक्य, फिर शब्द और बाद में अक्षर का ज्ञान कराया जाना चाहिए। लेकिन मोंटेसरी पद्धति में क्या होता है, इसकी बिल्कुल विपरीत होता है। उनमें क्या किया जाता है, बालक को पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता है, फिर वाक्य का ज्ञान कराया जाता है और इस तरह से ये पद्धति बाल जो है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान के विरुद्ध मानी जाती है। अगला इसमें दोष आता है वह है कल्पनात्मक एवं क्रियात्मक खेलों का अभाव। यह पद्धति जो है इसका सबसे मुख्य दोष है कि यह बालक की कल्पना शक्ति को अविकसित रखती है। इस पद्धति में कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक खेलों का अभाव रहता है। मोंटेसरी का विचार है कि बालक स्वयं कल्पनाओं से पूर्ण है, इसीलिए उसे काल्पनिक बनाना वास्तविक जीवन से दूर ले जाना है। इसीलिए वह बालक को कला, कहानी, नाटक, कलात्मक भावनाओं से दूर रखना चाहती है, क्योंकि उनके विचार से व्यवहारिक जीवन की शिक्षा के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। परंतु मोंटेसरी ये भूल गई है कि कल्पना के सहारे ही सारी दुनिया के बच्चे पढ़ते हैं और सीखते हैं। मोंटेसरी पद्धति के दोष है कि बालक अपनी मूल प्रवृत्तियों को संतुष्ट करता है तथा अपने मानसिक तनाव को दूर करता है। इसके अभाव में विभिन्न प्रकार की भावना ग्रंथियां बन जाती है और बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। इसीलिए कल्पना को स्थान न मिलने के कारण मोंटेसरी पद्धति है दोषपूर्ण प्रतीत होती है, यानी यहाँ पर कल्पना का कोई स्थान नहीं माना जाता। अगला दोष आता है कि समय और धन की अधिक आवश्यकता, कि इस पद्धति में बालकों का बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। सामान्य रूप से जो ज्ञान बालक 1 महीने में ग्रहण कर सकता है, इस पद्धति के द्वारा उसे यह ज्ञान 1 वर्ष में प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों का अभ्यास मंद बुद्धि के बालकों के लिए तो ठीक है, किंतु साधारण बालक के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव निरर्थक है। साधारण बालक से इस प्रकार के अभ्यास कराना समय, शिक्षा, उपकरणों और पर अधिक बल की बर्बादी करना है, क्योंकि घर और बाहर की अनेक वस्तुओं को वह बाहर के अनेक वस्तुओं का प्रचार अभाव देखकर उनका प्रयोग करके और उनको इंद्रियां पहले ही उनकी शिक्षित हो चुकी है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए यह ठीक नहीं है। इस तरह से इनके समय और धन की बर्बादी होती है। अगला जो आता है दोष इसमें कि प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव। जनता के अज्ञान, सीमित स्वतंत्रता के कारण इस पद्धति के लिए प्रशिक्षित अध्यापक नहीं मिल पाते हैं। वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा मोंटेसरी शिक्षा देने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लेना, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देना होता है। हमारे देश में इस तरह का कोई प्रशिक्षण विद्यालय या महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है और ऐसे में प्रशिक्षित अध्यापकों का इसमें अभाव रहता है। अगला आता है शिक्षा उपकरणों पर अधिक बल। शिक्षा उपकरणों पर अधिक बल। इस पद्धति में शिक्षा के उपकरणों की आवश्यकता अधिक होती है। अमेरिकन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा उपकरणों की कटु आलोचना की है। उनका कहना है कि अधिक शिक्षा उपकरणों से बालक का बौद्धिक विकास एकांगी होकर रह जाता है। इससे बालक की आत्माभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसके साथ ही साथ बालक को उन क्रियाओं को करने के लिए बाध्य किया जाता है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो शिक्षा उपकरणों पर बल दिया जाता है वह ठीक नहीं है। अगला आता है दोष कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयुक्त, यानी वास्तव में मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार मंदबुद्धि बालकों के लिए हुआ था, इसीलिए शिक्षण उपकरण भी उन्हीं के अनुसार और उन्हीं के लिए उपयुक्त है। इसीलिए इस पद्धति से मंदबुद्धि वाले बालक तो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बालक को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट आता है दोष का कि सीमित स्वतंत्रता। इस पद्धति में बालक की स्वतंत्रता सीमित होती है। क्यों?
क्योंकि उसमें कुछ शिक्षा उपकरण देकर उनसे खेलने के लिए बाध्य किया जाता है। उसे किसी अन्य बालक से बातचीत करने का अधिकार भी नहीं होता है। इस तरह से उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। तो इसमें सीमित स्वतंत्रता होती है। अगला दोष आता है कि वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा। वातावरण के प्रभाव को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना महत्व इस पद्धति में नहीं मिलता। मोंटेसरी का यह मत नितांत मनोवैज्ञानिक है कि सब कुछ बालक के ही अंतःकरण में विद्यमान है और आंतरिक शक्तियों को ही विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वातावरण के प्रभाव से बालकों में बहुत सी बुरी आदतें पड़ जाती हैं। इसीलिए मोंटेसरी विद्यालयों में अध्यापिका हस्तक्षेप नहीं करेगी तो बालक का चरित्र भी कैसे बनेगा। तो इस तरह से वातावरण के प्रभाव की यहाँ पर उपेक्षा की जाती है। और अगला और अंतिम दोष आता है कि राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना की कमी के कारण भी मोंटेसरी पद्धति को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। जिन पर शासन का उत्तरदायित्व है वह स्वयं स्वार्थ के कारण ये चाहते हैं कि गरीब और अमीरी का भेदभाव हमेशा बना रहे, उन्हीं के बच्चे शासक बने। इसीलिए वही लोग जनता की शिक्षा के प्रति उदार नहीं दिखाई देते। अंतर्राष्ट्रीय भावना का यहाँ पर अभाव है। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव भी मोंटेसरी पद्धति के मार्ग में बाधक है। कुछ लोगों का कहना है कि एक विदेशी शिक्षा प्रणाली है और इसकी जड़ें जो है हमारे देश की मिट्टी में न होकर कहीं अन्यत्र है, पश्चिम में है और वहाँ से आई हुई पद्धति है। इसीलिए वैसे में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखे मोंटेसरी पद्धति के सिद्धांत, उसके गुण और उसके दोष। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। भाषा की शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयोगी। बालक को ज्ञानेंद्रियां विकसित होने के बाद लिखने, पढ़ने तथा अंकगणित की शिक्षा दी जाती है। सर्वप्रथम वे पढ़ना लिखना सिखाना चाहती हैं। वे रटने पर बल न देकर वर्णमाला के रूप व ध्वनि के साथ समन्वय कराना चाहती है। खुरदरे कागज पर अंकित अक्षरों पर उंगलियां फिरा फिरा कर अक्षर ज्ञान कराना चाहती है। इसके उपरांत पेंसिल कलम हाथ में देना चाहती है, जिससे बालक में अक्षर व ध्वनि का ज्ञान समुचित प्रकार से हो जाएगा और फिर बालक पढ़ना सीख जाएगा। शिक्षिका के द्वारा वर्ण की ध्वनियों के विश्लेषण से बालकों को वर्ण का वैज्ञानिक और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वे वर्तनी की अशुद्धियों को दूर करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे और शुद्ध रूप में लिख सकेंगे। मोंटेसरी शिक्षण पद्धति हिंदी भाषा शिक्षण के लिए भी लाभकारी है। इस पद्धति के माध्यम से छोटे बालकों को भाषा का ज्ञान मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर कराया जाता है। ज्ञानेंद्रियों के पूर्ण रूप से विकास के कारण भाषा संबंधी उच्चारण, वचन और लेखन में यहाँ पर अशुद्धियाँ नहीं होती है। और इस तरह से मोंटेसरी पद्धति के द्वारा जो भाषा की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा है बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाता है और बालक की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको विकसित होने का पूरा अवसर यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर बालकों को पहले खुरदरे कागज पर उंगली फिरवाई जाती है, उसके बाद उसे पेंसिल और कलम हाथ में दी जाती है और इस तरह से बालकों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है और फिर उसको बुलवा करके ध्वनि का ज्ञान भी कराया जाता है। और इस प्रकार से बालक पढ़ना भी सीख जाता है और फिर बाद में लिखना भी सीख जाता है। और इस तरह से शिक्षिका यहाँ पर भाषा का जो ज्ञान देती है बालकों को वो बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तरीके से देती है और बालक भाषा में एक तरह से निपुण होने लगते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षक का स्थान, यानी मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान होता है। मोंटेसरी पद्धति की सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है, यानी शिक्षक को जैसा प्रशिक्षण प्राप्त होगा शिक्षक उसी प्रकार से इस पद्धति को पढ़ाने का प्रयास करेगा। एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लिए हुए शिक्षक इस पद्धति को भली भांति तरीके से निभा सकते हैं और बालकों को खेल खेल में अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मोंटेसरी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक का होना अनिवार्य माना जाता है। शिक्षक को बालकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी उचित सहायता करनी चाहिए। शिक्षक यहाँ पर तानाशाह न होकर एक योग्य निर्देशक एवं पथ प्रदर्शक का कार्य करता है।
एक मित्रवत व्यवहार करता है, एक मित्र की तरह से कार्य करता है। बालकों की आवश्यकताओं को समझकर उन्हें स्वतंत्र वातावरण देता है, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार प्राकृतिक शक्तियों का विकास कर सकते हैं। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शिक्षक बालक का जो मन है उसको समझते हुए और उसकी योग्यता और उसकी रुचि और उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसी प्रकार की शिक्षा उसे प्रदान यहाँ पर करते हैं। और एक तरह से शिक्षक सिर्फ और सिर्फ गाइड का काम करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बालक अपनी पढ़ाई स्वयं ही करते हैं। रॉबर्ट रस्क ने यहाँ पर लिखा है कि रॉबर्ट रस्क के अनुसार मोंटेसरी पद्धति के जो शिक्षक हैं, मोंटेसरी पद्धति के शिक्षक के लिए उन शिक्षकों की ही नियुक्ति करनी चाहिए जिन्होंने बाल मनोविज्ञान तथा उनके प्रयोग का प्रशिक्षण लिया हुआ हो। यानी रस्क ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक नियुक्त किए जाएं वो बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण लिए हुए हों और मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा देने वाले हों। इस तरह से शिक्षक का बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षक का स्थान है वह एक गाइड का, एक पथ प्रदर्शक का, एक मित्र का होता है और वो सिर्फ उसे रास्ता दिखाता है। चलना बालक को स्वयं को ही पड़ता है। बालक को सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है और उस पर जिम्मेदारी डाली जाती है और वो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए स्वतः अनुशासन, स्व अनुशासन को अपनाते हुए अपनी शिक्षा को खुद ही प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षक का स्थान। अगली स्लाइड पर चलते हैं। यह सत्य है कि अन्य विभिन्न शिक्षा प्रणालियों के समान मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के भी अपने गुण दोष हैं। जैसे सभी शिक्षा प्रणालियां होती हैं उसी तरह से मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली भी गुण और दोष लिए हुए हैं, परंतु इस शिक्षा प्रणाली की कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जिनके कारण इस शिक्षा प्रणाली को सारे विश्व में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस शिक्षा प्रणाली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और जो विशेषताएं हैं वो इस प्रणाली को अन्य प्रणालियों से अलग करती हैं। मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली को शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी माना जाता है। इस प्रणाली के संबंध में मेयर्स ने लिखा है कि मोंटेसरी की सफलता ने इस धारणा को नवजीवन प्रदान किया है कि परंपरागत सामूहिक रटी हुई पद्धति केवल बालकों को कूपमंडूक ही नहीं बनाती बल्कि एक वर्ग के सदस्यों के विकास को बाधा पहुंचाती थी। हम दोबारा से सुनेंगे इस बात को कि मेयर्स ने यहाँ पर कहा है कि मोंटेसरी की सफलता ने इस धारणा को नवजीवन प्रदान किया है कि परंपरागत और जो सामूहिक रटी हुई पद्धतियां थी वह केवल बालकों को क्या करती थी, कुएं का मेंढक ही नहीं बनाती थी बल्कि एक वर्ग के सदस्यों के विकास में वो बाधा पहुंचाती थी। तो इस तरह से बालक को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। मोंटेसरी के व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर देने के कारण शिक्षा शास्त्री फिर से अधिक उत्तम विधि की खोज में लग गए जिससे वे छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं योग्यताओं पर ध्यान दे सके। तो मोंटेसरी ने किस पर जोर दिया? व्यक्तिगत शिक्षा पर जोर दिया। यानी मोंटेसरी ने जो ये शिक्षा पद्धति बताई यहीं से सभी शिक्षा शास्त्रियों ने इस ओर सोचना शुरू कर दिया कि इस ओर खोज प्रारंभ कर दी कि बालकों को जो शिक्षा दी जाए तो उनको व्यक्तिगत आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार किस प्रकार से ठीक प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है और किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली अपनाई जा सकती है और कौन कौन सी ऐसी और पद्धतियां हो सकती है जिसमें बालकों की रुचियों और उनकी योग्यताओं को ध्यान में रख करके ठीक प्रकार से शिक्षा दी जा सके। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों, ये थी मोंटेसरी पद्धति जो है अपने आप में हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्णतया सभी कमियों को दूर करते हुए पूर्णतया एक गुणों वाली एक पद्धति है। किसी भी पद्धति को हम संपूर्ण नहीं कह सकते हैं, सभी में कुछ कमियां होती है और कुछ अच्छाइयां होती है और निरंतर जो शिक्षाविद हैं वो खोज में लगे रहते हैं और खोज करते रहते हैं और नई नई प्रयोग करते रहते हैं और इस तरह की खोज करने के बाद और अन्य पद्धतियां भी विकसित होती हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं मोंटेसरी पद्धति। तो मोंटेसरी पद्धति भी अपने आप में अच्छी पद्धति मानी जाती है। तो बच्चों आज आपने देखा कि मैंने आपके सामने मोंटेसरी पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हम फिर से मिलते हैं